देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों में शुक्रवार को अप्रैल सीरीज की शुरुआत हुई सुस्ती के साथ। कम से कम ये नजर आ रहा है कि शायद गिरावट थमने के संकेत आते हुए दिखे, बाजार कंसोलिडेट करे। इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी हफ्ता और छोटा हफ्ता, ऐसे में कहां रहेगा एक्शन और क्या अब बाजार में आपके लिए दमदार पैसे लगाने के मौके, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। जैसे अनिल ने कहा कि मार्च सीरीज में भारी भरकम मुनाफा वसूली हुई है। लगभग पिछले महीने हमने देखा है सेंसेक्स निफ्टी 6.5% टूटते हुए दिखाई दिए थे। अनिल, अप्रैल सीरीज में फिर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी की शुरुआत आज से करें या फिर अगले हफ्ते लंबी छुट्टी के बाद जब लौटे तब बड़ा मौका होगा? शुभ काम में देरी कैसी है, और अगर पैसा लगाना है तो फिर वो आज से लगाना चाहिए। हर्षदा, देखिए सिंपल बात है, 3 मार्च से जो करेक्शन की शुरुआत हुई है और अब आज हम 30 मार्च पर हैं। 3 मार्च को अगर आप बात करते हैं तो 9,000-9,100 की रेंज में शायद ही बाजार में कोई एक्सपर्ट हो जो ये कहे कि बाजार यहां से इतना खराब हो जाएगा। और अब जब हम 8,300 के आसपास हैं तो यहां से कोई मजबूती की बात नहीं कर रहा। बुल मार्केट में है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इस बुल मार्केट में जब एक ही सीरीज में आपको 6-7% के करेक्शन आपको सेंसेक्स निफ्टी में मिले और टॉप से देखें तो लगभग 10% के आसपास के, और उसके बाद आपको अगर मौके मिले, और आपको पता है कि ये कुछ टेक्निकल रीजंस है, ऑफकोर्स फंडामेंटल्स आपको लगता है कि सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फंडामेंटल्स की बात तब आएगी जब आप 9,000-9,500 की रेंज में निफ्टी पर पहुंचेंगे। इन लेवल्स पर वो कमजोर फंडामेंटल्स बाजार में डिस्काउंट हो चुके, तो ओवर पेसिमिस्टिक होना या ये सोचना कि बाजार में तेजी खत्म हो गई, ये उसी तरह का सोचना होगा जिस तरह का सोचना आपने 9,000-9,100 की रेंज में सोचा कि बाजार में कभी कोई करेक्शन आएगा ही नहीं। तो थोड़ा सा इससे हटके जो कि मार्च के अंत में हो रहा है सोचने की कोशिश करें तो शायद अप्रैल का महीना बेहतर हो सकता है। अप्रैल की सीरीज मैं उम्मीद करता हूं मार्च की सीरीज के मुकाबले में डेफिनेटली एक पॉजिटिव क्लोज देगी। अब वो पॉजिटिव क्लोज कितनी होगी सर, 3%, 4%, 2% या 8%, ये देखना होगा। लेकिन आसानी से आप ये मानकर चल सकते हैं कि कम से कम आपके लिए अप्रैल की सीरीज में खोने के चांसेस काफी कम है। जहां तक सवाल है खरीदारी कब शुरू करनी चाहिए, बहुत सेफ रहना चाहते हैं तो फिर शायद अगला हफ्ता होगा, क्योंकि अभी ये 2 सेशन मार्च के महीने के, हालांकि आज से अप्रैल का पहला सेटलमेंट शुरू हो जाएगा। आज जो आप खरीदारी करेंगे उसका सेटलमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर में होता है कैश मार्केट के स्टॉक्स के लिए, वायदा कारोबार के लिए कल आखिरी दिन होगा। तो उसका इंतजार किए बगैर मुझे लगता है अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाने का मौका बन रहा है। दूसरी बात, मार्च के अंत में हो सकता है कुछ एफआईज की तरफ से, कुछ फंड्स की तरफ से आपको कैश मार्केट के मिड कैप शेयरों में कुछ खरीदारी के मौके आते हुए दिखे एनएवी बढ़ाने के लिहाज से, तो वहां पर नजर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि छुट्टियों के सीजन को नजरअंदाज करके आप इस बात पर फोकस करें कि ये 3 दिन आपके लिए पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर चुनने का एक मौका बन रहा है। रिस्क कितनी है, ये एक लंबा वीकेंड है, गुरुवार शुक्रवार को छुट्टी है, तो 4 दिनों की आपको रिस्क रखनी है। लेकिन वो 4 दिनों की रिस्क उन लोगों के लिए जो ट्रेडर है, न कि उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टर है। अगर आप 1 हफ्ते के बियॉन्ड का व्यू ले रहे हैं, 2 हफ्ते के बियॉन्ड का व्यू ले रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये बाजार बहुत बेहतरीन मौके दे रहा है। यहाँ पर 8,300, 8,400 की रेंज में खरीदारी में कहीं कोई हर्ज नहीं। तो ट्रेडर्स के लिए कम मौके हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप 1 महीने से ज्यादा, 1 हफ्ते से ज्यादा के बारे में सोच रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बाजार में कई सारे स्टॉक्स में दिखाई देगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर से कितने सहारा आज सुबह मिलने की संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसका भी जायजा ले लेते हैं। आशीष हमारे साथ है इस जानकारी के साथ। आशीष, बताइए क्या है स्थिति? पॉजिटिव क्यूज फाइनली आते हुए आपको याद होगा बीते हफ्ते सोमवार से लेकर गुरुवार तक अमेरिकन मार्केट्स में लगातार प्रेशर था, लगातार लाल निशान के साथ बंद हो रहे थे, लेकिन रिस्पाइट आया शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जब हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स में 1/4 से आधे % के आसपास के पॉजिटिव मूव्स आए, और ये मूव्स ऑलमोस्ट दिन के हाईस पे जाके अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए। आपको याद होगा फेड चेयर जैनेट येलेन क्लोजिंग बेल से पहले, यानी कि वहां की क्लोजिंग सेशन से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, उस पर सबकी नजरें थी, और वहां पे फिर से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आते हुए क्या स्टेटमेंट्स दिए, फेड चेयर फिर से कॉशियस साउंड कर रही हैं। कोई हिंट उन्होंने नहीं दिया कि पहला हाइक कब आएगा, हालांकि इतना जरूर कहा जब पहला हाइक आएगा तो उसके बाद ग्रेजुअल हाइक्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि शायद साल के अंत में जाके एक हाइक वारंट होता हुआ नजर आया, फिर एक हाइक देखने को मिलेगा। तो फेड चेयर पूरी तरह से डविश साउंड कर रही थी, और इसलिए इन्वेस्टर्स ने फाइनल मोमेंट्स में वहां पे खरीदारी करी उस बयान को सुनने के बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद। हालांकि ध्यान रखें, उस बयान से पहले अमेरिकन मार्केट्स बड़े वोलेटाइल थे, चॉपी ट्रेड्स देखने को मिल रहे थे, क्योंकि अमेरिका में इस समय कंसर्न्स हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर। बीते 6 महीने में डॉलर में
करीब करीब 12% के आसपास का स्ट्रेंथ या मजबूती आई है, और वो कहा जा रहा है शायद कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे वे कर सकती है इस क्वार्टर के जब नंबर्स आएंगे, और इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है अमेरिकन मार्केट्स में। तो बहुत ज्यादा रीड शायद इन मूवमेंट को नहीं करना चाहिए। यूरोप की तरफ मूव करिए तो वहां पे मिक्स क्यूज देखने को मिले। वहां के जो इंपॉर्टेंट मार्केट से जर्मनी और फ्रांस, वहां पे हमने देखा 1/4 से आधे % का पॉजिटिव मूव। लंदन के मार्केट में आधे % का गिरावट थी। इनफैक्ट जो तमाम पेरिफेरी के मार्केट्स हैं बेंचमार्क्स के अलावा, वहां पे भी सिमिलर मिक्स ट्रेंड्स थे, कुछ लाल निशान कुछ हरे निशान के साथ कामकाज देखने को मिला। लेकिन एशियन मार्केट्स इस हफ्ते फोकस में रहेंगे क्योंकि बड़े इकोनॉमिक नंबर्स आने वाले हैं एशिया पैसिफिक मार्केट से, जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज है वहां से। उसकी शुरुआत आज जापान के मार्केट से हुई, जहां पे इंडस्ट्रियल आउटपुट के आंकड़े आए और वो आंकड़े उम्मीद के मुताबिक कमजोर देखने को मिले। आंकड़े इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि सब लोग मान रहे हैं शायद अगर ये आंकड़े कमजोर हुए इस हफ्ते के तो मॉनिटरी ईजिंग तमाम सेंट्रल बैंक्स करते हुए नजर आएंगे। इसलिए निक्केई अब दिन के हाईज के आसपास इसी बैकड्रॉप पे तेज कामकाज करता हुआ, इनफैक्ट अक्रॉस एशिया पॉजिटिव यूएस से जो संकेत है उसके चलते हर निशान के साथ कामकाज है। और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत, इस ट्रंकेटेड वीक की शुरुआत 1/4% के आसपास की शायद मजबूती के साथ हो। ओके, तो 22 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी, और साथ ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो थी ग्लोबल मार्केट्स में तेजी लौटने की, वो कच्चे तेल में आए बिकवाली के भार की भी थी। $48 के आसपास नाइमेक्स पर कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ। अनिल, भारतीय बाजारों के लिए भी एक रिस्पाइट? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि पिछले हफ्ते जिस तरह से सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में दिक्कतें के चलते कच्चे तेल में उछाल आता हुआ दिख रहा था, और उससे लग रहा था कि करेंसी पर थोड़ा इम्पैक्ट आया भी, क्योंकि हम 62 से $63 की रेंज में हम डॉलर पर लगातार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी कमजोरी होती हुई दिखी। तो कच्चे तेल की गिरावट भारतीय बाजारों के थोड़ी राहत की बात है, लेकिन अब भी नाइमेक्स क्रूड में थोड़ी तेज गिरावट होना बाकी है, बजाय इसके कि ब्रेंट क्रूड में होना बाकी है। नाइमेक्स में एक अच्छा लेवल आता हुआ दिख रहा है, तो उम्मीद करें थोड़े समय के बाद शायद आपको वहां पर भी और बेहतर लोअर लेवल्स देखने को मिले। लेकिन जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अमेरिकी बाजारों में इस वक्त ट्रिगर्स का अभाव है, और ऐसे में जब कभी भी कोई भी डेटा पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर आता हुआ दिखे, जिससे कि ब्याज दरों पर असर पड़ता हुआ दिख सकता हो, या फिर कोई भी स्टेटमेंट आता हुआ दिखे, उस पर बाजार वोलेटाइल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब भी वहां पर असमंजस की स्थिति है। लोगों को पता है ब्याज दरें तुरंत नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन डर भी ये रहता है कि अच्छे डेटा के दम पर फिर इस तरह का होता हुआ दिखे। तो अमेरिकी बाजारों में कोई खास बदलाव ट्रेंड में होता हुआ दिख रहा हो वैसा नहीं है, और भारतीय बाजारों के लिए इस लिहाज से संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड में हमें समझकर चलनी चाहिए ग्लोबल मार्केट से, चाहे वो अमेरिकी बाजार हो या फिर क्रूड। अनिल, साथ ही यहाँ पर स्पीच हमने देखा है एफआईआईज की ओर से जो रुझान बनता हुआ दिखाई दिया। ऑफकोर्स अप्रैल सीरीज की शुरुआत में कैश में थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन क्या वायदे बाजार के जो नंबर्स हैं वो स्थिति कुछ पॉजिटिव ही बयां कर रहे हैं? ये इंटरेस्टिंग नंबर्स है हर्षदा, और चूंकि सीरीज की शुरुआत पहले ही दिन के ये नंबर्स है, तो मैं एक आध दिन और देखना चाहता हूं कि ये नंबर्स किस तरह के होते हैं। क्योंकि जनरली अगर आपको याद हो, हम 2 हफ्ते पहले यही बात कर रहे थे कि कैश मार्केट में एफआईआईज का कमिटमेंट बरकरार है, लेकिन वायदा कारोबार में बिकवाली हो रही है। एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए लॉन्गर टर्म के लिहाज से कैश मार्केट का कमिटमेंट ज्यादा अहम होता है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको सिर्फ कैश मार्केट के डेटा पढ़कर बाजार के ट्रेंड का अंदाजा नहीं लगेगा। और ये हम बात कह भी रहे थे कि अगर आप ट्रेडर हैं तो वायदा कारोबार के डेटा को देखिए, क्योंकि जब भी एक्शन होता है एफआईआईज की तरफ से किसी तरह के रुझान बदलने का या एक ट्रेंड बनने का, तो वो वायदा कारोबार के आंकड़ों में दिखता है। वो इसलिए क्योंकि वो लिक्विड है। निफ्टी फ्यूचर्स को खरीदना बेचना बेहद आसान है, बैंक निफ्टी को खरीदना बेचना बेहद आसान है। स्टॉक फ्यूचर्स कैश मार्केट के स्टॉक्स के बजाय ज्यादा लिक्विड होते हैं। तो अब शुक्रवार के सेशन में जो पहला दिन था अप्रैल सीरीज का, वहां पर एक्शन काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। पहला लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआईज ने खरीदे हैं और उन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट कम किया, यानी कि पहला संकेत सीरीज के पहले ही दिन शॉर्ट कवरिंग का आता हुआ दिख रहा है, जो बैंक निफ्टी में भी हुई है और निफ्टी में भी हुई है। ये पहला पॉजिटिव संकेत है। स्टॉक फ्यूचर्स में 142 करोड़ की खरीदारी हुई है, थोड़ी बहुत यहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है। और जनरली होता ही है कि जब वायदा कारोबार में आपको शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश खरीदारी होती हुई दिखे तो आप कैश मार्केट में वो हल्की सी बिकवाली का आंकड़ा देते हैं, क्योंकि पोजीशन क्लोज होती हुई नजर आती है। क्योंकि ये सीरीज का पहला दिन था और पहले ही दिन इस तरह के डेटा दिखे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बाजार उस लिहाज से अब बॉटम होने के संकेत दे रहा है। 1 या 2 दिन अगर आपको इसी तरह के डेटा दिखे कि वायदा कारोबार में खरीदारी होती दिख रही है और थोड़ी सी कैश में अनवाइंड होती दिख रही है, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि 8300 के आसपास बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है या फिर बॉटम बनाने की फॉर्मेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। जल्दबाजी है, लेकिन 1 या 2 दिन के डेटा से शायद ये पता चले। लेकिन इस बीच 3500 करोड़ की जो ऑप्शंस की खरीदारी का आंकड़ा है वो ज्यादा काम का है इन ट्रेडर्स के लिए, और वो इस लिहाज से कि सीरीज की शुरुआत में जनरली आप ऑप्शंस में अच्छा खासा एक्शन होते हुए देखते हैं। तो एक्शन दोनों ही तरफ हुआ है, कुछ हद तक पुट ऑप्शंस में भी और कुछ हद तक कॉल ऑप्शंस में भी। तो बजाय अब यहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करने के, डायरेक्शनल कॉल लेने के,
दोनों ही तरह के ट्रेडर्स, चाहे वो तेजी में हो या फिर मंदी में, वो ऑप्शंस के जरिए बाजार को ट्रेड करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और फायदे में फिर वो क्या ट्रेड बनेगा? अगर ऑप्शन में ट्रेड है तो वो क्या ट्रेड होगा? इंटरेस्टिंग बात यह है कि वायदा कारोबार के ज्यादातर संकेत मुझे सीरीज के पहले दिन पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और ये आंकड़ों में दिख रहा है। पहला आंकड़ा तो आप देखिए पुट कॉल रेशियो का 0.83, यानी कि हम सीरीज की शुरुआत बेहद हल्के नोट पर या नेगेटिव साइड पर कर रहे हैं। और जैसे हम बात भी कर रहे थे कि ज्यादातर रोल्स जो हुए हैं वो शॉर्ट साइड पर ज्यादा हुए हैं, तो एक ये है कि बाजार हल्का है इस वक्त या फिर शॉर्ट साइड पर थोड़ा सा हेवी है। दूसरा, इंडेक्स फ्यूचर्स में जो शॉर्ट पोजीशंस कवर होती हुई दिखी, इसका मतलब साफ है कि यहाँ फ्रेश शॉर्ट तो नहीं बन रही, कम से कम आपको थोड़ी बहुत खरीदारी का सहारा आता हुआ दिखा है। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिख रही, ये तीसरा पॉजिटिव है। प्रीमियम अब भी काफी ज्यादा, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद प्रीमियम घटकर 80-85 पॉइंट के आसपास आ जानी चाहिए, लेकिन अब भी प्रीमियम 93 पॉइंट की है, तो शायद प्रीमियम में आपको थोड़ी सी कमी आती हुई दिखे है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लोअर साइड पर 8200 पर है, यानी कि आप सेफली अज्यूम करके चल सकते हैं कि 8200 के नीचे बाजार जाने की संभावना फिलहाल कम है। ऊपर की तरफ पहले 8600 और उसके बाद 9000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो वो लेवल्स दो अहम होंगे, लेकिन हम उससे फिलहाल काफी दूर है। अब पुट और कॉल में जो एक्शन होता हुआ दिख रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग है और सबसे अहम लेवल बाजार के लिए आज जो है वो है 8400 का, क्योंकि 8400 के लेवल पर देखिए दोनों ही तरह के ट्रेडर्स एक्शन में है। पुट भी खरीदे गए हैं 6 लाख शेयर और कॉल्स भी खरीदे गए हैं 4 लाख शेयर, यानी कि ये एक टसल पॉइंट है। तो 8400 के नीचे जब तक रहते हैं तब तक मंदी करने वाले ट्रेडर्स हावी होंगे, 8400 के पार निकलकर आप जाएंगे तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपर हैंड पर होंगे। तो बाजार के लिए अब जो ट्रेंड डिसाइडर है वो ये लेवल बनता हुआ दिख रहा है, ये आंकड़ों में साफ नजर आ रहा है। तो शायद इस हफ्ते आज या इस हफ्ते जवाब मिले कि बाजार को 8400 के पार निकलकर टिकना है या फिर हम 8400 को भी हडल के तौर पर मानेंगे। अगर एक डायरेक्शनल कॉल लेना ही हो इससे पहले तो लगता है ये संभावना ज्यादा दिख रही है कि बाजार 8400 के ऊपर जाने के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। ये वायदा कारोबार के आंकड़े कह रहे हैं। 8400 के ऊपर की तैयारी होपफुली हम देखेंगे यहाँ से बस वो हायर ग्राउंड ही बाजार तय करता हुआ दिखाई दे। पहला सौदा में हम कई सारे जानकारों से अब बात करने वाले हैं। आज एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ जो आपको बताएंगे क्या ये सही समय है मिड कैप शेयरों में दोबारा जमकर खरीदारी करने का। ये हमारे साथ शेयर करेंगे पायनियर इन्वेस्ट कॉर्प के संदीप चिनॉय। साथ ही अप्रैल में क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों का रुझान भारतीय बाजारों में फिर बुलिश होता हुआ दिखाई देगा, क्या वो बड़ा पैसा लगाने के लिए तैयार होंगे। एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के एमडी वैभव संघ भी हमारे साथ होंगे इस पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यूज थोड़े से बेहतर है। 8400 के ऊपर शुरुआत के पूरे संकेत एसजीएक्स निफ्टी से मिल रहे हैं। तो क्या आज के दिन फिर इन तमाम क्यूज को देख आपको जमकर खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर आप अभी भी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनाएं? अनिल, क्या रणनीति बेस्ट रहेगी इस मार्केट में? खरीदना चाहिए, खास तौर से कैश मार्केट के स्टॉक्स, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर। दो वजह है। एक तो ये कि आज से जो सेटलमेंट शुरू होगा वो अप्रैल का पहला सेटलमेंट होगा। इसका जो सेटलमेंट होना है फाइनली वो अप्रैल के महीने में होगा। तो अगर आज आप जो ट्रेड करते हैं उसे अप्रैल का ट्रेड माना जाता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन फंड्स के लिए आज और कल 2 दिनों के ट्रेड्स काफी अहम है और वो इस लिहाज से कि उन्हें 31 मार्च की एनएवी दिखानी होती है और 31 मार्च की एनएवी दिखाने के लिहाज से कई एफआईज फंड्स भी होंगे, डोमेस्टिक फंड्स भी होंगे जो अपने फेवरेट मिड कैप शेयरों में खरीदारी करेंगे। खासतौर पर जहां अच्छा करेक्शन हो चुका है तो उनके लिए एक एवरेज करने का मौका भी बनता है और एनएवी बढ़ाने का भी, तो वहां पर आपको एक्शन आता हुआ दिखेगा। तो फंड्स के फेवरेट मिड कैप शेयरों पर एक फोकस आपका होना जरूरी है जहां पर मौके बन सकते हैं। तीसरी बात, जहां तक बाजार के एक्शन का सवाल है, 3 दिनों का ट्रेड है, 2 दिनों की छुट्टी, यानी कि कुल मिलाकर 4 दिनों का लंबा वीकेंड। तो आप ये मानकर चलिए कि जो फुल फ्लेज एक्शन बाजार में लौटना है वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते से होगा, जब आप रिजल्ट्स की भी उम्मीद करना शुरू करेंगे कि तीसरे हफ्ते से रिजल्ट आना शुरू होंगे। 7 अप्रैल को उससे पहले पॉलिसी होगी आरबीआई की, भले कुछ होना न हो लेकिन पॉलिसी से एक्सपेक्टेशन या उस पर एक ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा। तो सेकंड वीक ज्यादा एक्शन बढ़ा रहेगा। ये 2-3 दिन शायद आपको एक्शन कम दिखे, खासतौर से वॉल्यूम्स के लिहाज से वो हो सकता है, लेकिन वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए साल का आखिरी दिन ट्रेडिंग के लिहाज से वो कल का होगा। अब जहां तक आज के लिए रणनीति का सवाल है और लेवल्स का सवाल है, लोअर साइड पर एक संकेत साफ दिख रहा है 8275, 8300। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और स्टॉप लॉस का लेवल भी। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने सीरीज के पहले दिन खरीदारी किए तो आपके लिए फिर स्टॉप लॉस बनता है 8200 के आसपास का, जो कि यहां से 125-150 पॉइंट नीचे है। अब अपसाइड कितनी बन सकती है
पहला लेवल 8400 का होगा, जो हम बात कर रहे थे कि ये एक टसल पॉइंट है। इसके पार निकलने के बाद जो आपको फ्रेश 8400 से 8425 मान लीजिए, ये 25 पॉइंट की रेंज है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। जैसे ही आप इसके पार निकलकर क्लोजिंग देने का संकेत देंगे, फिर आपको दिखेगी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी, जो बाजार को फिर 8500 से 8600 की रेंज में बहुत जल्दी ले जाने की कोशिश करेगी इसी सीरीज में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं ओवरऑल बाजार पर बुलिश हूं, पॉजिटिव हूं, और ये मानकर चल रहा हूं कि 200 पॉइंट की रिस्क है, 600 पॉइंट की रिटर्न आने की संभावनाएं बनती है अगले कुछ हफ्तों में। तो उस लिहाज से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाकर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी करें, ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपको ज्यादा क्या अट्रैक्ट करेगा, आप रिस्क को देखकर थोड़ा कॉशियस रहेंगे या फिर रिवॉर्ड को देख बाजार में जमकर खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी ट्रेड की है तो स्टॉक्स में ही दिखाई देगी, कहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए और किन खबरों का असर फिर शेयरों पर बनता हुआ दिखाई देगा, इसका जायजा ले लेते हैं। वरुण दुबे और सोनम मेहता हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एचडीएफसी लिमिटेड आपके काउंटर यहाँ पर आपके फोकस में होना चाहिए, जहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का इंश्योरेंस सब्सिडी एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ को लिस्ट करेगी। ये आईपीओ 2400 करोड़ का होगा, 10% का हिस्सा बेचा जाएगा। आईपीओ सितंबर तिमाही में आ सकता है और इस आईपीओ से पहले एचडीएफसी 9% का हिस्सा बेचेगी ब्रिटिश पार्टनर स्टैंडर्ड लाइफ को, जिसके बाद स्टैंडर्ड लाइफ की हिस्सेदारी 35% की हो जाएगी और एचडीएफसी लिमिटेड की हिस्सेदारी 64.05% पे आ जाएगी। इसके बाद कंपनी दो हिस्सों में 51% पर अपना ये हिस्सा लेकर आएगी। एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकता है, लेकिन आपको बता दूं फिलहाल कंपनी ने इस खबर का खंडन किया है। वहीं जेएसपीएल और बाल्को ने जो कोल ब्लॉक कैंसिलेशन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, उसकी सुनवाई अब भी जारी रहेगी। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी और तब तक के लिए इन कोल ब्लॉक्स की जो कस्टडी है वो कोल इंडिया को दे दी जाएगी। फोर्टिस हेल्थकेयर के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहां पर कंपनी अपने सिंगापुर हॉस्पिटल को बेच रही है कॉनकॉर्ड मेडिकल सर्विसेज को। ये डील पूरी 250 करोड़ रुपए की हो रही है, 100% कैश ट्रांजैक्शन है। एक बहुत पॉजिटिव खबर है क्योंकि सिंगापुर हॉस्पिटल की ये पूरी बिक्वारी अप्रैल 6 तारीख को पूरी हो जाएगी। वहीं पेनार इंडस्ट्रीज अपनी सब्सिडरी पेनार इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स को जल्द ही लिस्ट करने की यहाँ योजना बना रही है, जिसके लिए कंपनी ने सेबी पे डीआरएचपी भी फाइल कर दिया है। जीएमआर इंफ्रा 4000 करोड़ रुपए जुटाएगी इस वित्त वर्ष में अपने प्रोजेक्ट्स, अपने लैंड और अपनी कुछ होल्डिंग कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच के इसके जरिए कंपनी अपने कर्ज को कम करेगी। वहीं स्पाइस जेट न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि कंपनी जल्दी करीब 7 बोइंग 737 एयरक्राफ्ट लीज पे ले सकती है। साथ ही साथ खबरें ये भी है कि इस कंपनी के नए ओनर अजय सिंह इस कंपनी में अगले कुछ महीनों में करीब 500 करोड़ का फंड इन्फ्यूजन कर सकते हैं। अब फंड एक्शन पर नजर। गुलशन पॉली में रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी ने कंपनी के 6 लाख शेयर्स खरीद लिए 250 रुपए प्रति शेयर पर। वही कंपनी के प्रमोटर मृदुला जैन की तरफ से बिकवाली हुई है 6 लाख शेयरों की। और सबसे आखिरी में सिटी यूनियन बैंक, इस कंपनी में अमनसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 1 करोड़ 4 लाख शेयर्स बेचे हैं। 99 रुपए 99 पैसे प्रति शेयर के भाव पे ये शेयर बेचे गए हैं और इस शेयर्स को दरअसल खरीदा है स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड आईएनसी ने। करीब 82.54 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं इस कंपनी द्वारा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताएंगे अब अप्रैल की सीरीज में क्या हो रणनीति और आज किस तरह का सेशन रहेगा, कितनी रिकवरी होगी और क्या वो रिकवरी टिकाऊ होगी और ऐसे में क्या एक्शन आपका होना चाहिए। और मैं रिकवरी की बात इसलिए कर रहा हूं, आप देखिए धीरे धीरे एसजीएक्स निफ्टी मजबूती की तरफ संकेत दे रहा है। एसजीएक्स निफ्टी को छोड़िए 25 पॉइंट 30 पॉइंट के ऊपर है। आप देखिए हांगकांग के बाजार को 1.5% की बड़ी छलांग, 1.5% ऊपर है। शंघाई के बाजार जबरदस्त हरियाली है। आप पूरे एशियाई बाजारों में अगर देखें तो शानदार तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। हफ्ते की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर संकेत क्या हो सकते हैं। निक्के 0.5% मजबूत है, सेंचुरी मारता हुआ। तो पूरी उम्मीद की जाए कि एसजीएक्स निफ्टी पर भी जो असर दिख रहा है उससे कहीं बेहतर शुरुआत भारतीय बाजार करने की कोशिश करें। लेकिन चार्ट पर मुझे पता है कि सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं होगी। वो मानस बताएंगे। मानस से मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप चार्ट पर बाजार को कमजोर देख रहे हैं, मैं पूछूंगा ये कि किस लेवल के ऊपर निकलेंगे बाजार तो आप ये कहेंगे कि अब चार्ट पर थोड़ी मजबूती आती है दिख रही है, शॉर्ट कवर कर लेनी चाहिए। अनिल जी देखिए, अगर मजबूती आएगी भी तो भी वो केवल एक बाउंस बैक रैली की तरह देखनी चाहिए। वो लेवल जो है वो 83.75 है। अगर 83.75 के ऊपर निफ्टी आज सस्टेन करता है तो आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं इस उम्मीद में कि करीब 100 से 125 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी और निफ्टी वापस 8500 के लेवल्स टच करेगा। तो हमें नजर 83.75 पे रखनी है। अपने स्टॉप लॉसेस जरूर रखें क्योंकि जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है।
तो हो सकता है कि 8500 नहीं 8475 पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, तो अपने स्टॉप लॉस जरूर पुट करें जो कि 8325 के आसपास होंगे। तो इंतजार करें 8375 के ऊपर सस्टेन करें तभी लॉन्ग पोजीशन बनाएं, 8325 का स्टॉप लॉस रखें और 8500 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। बट यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूंगा कि ट्रेंड इतना वीक है कि सेलिंग प्रेशर के चांसेस बहुत ज्यादा है हायर लेवल पे, और मैं समझता हूँ कि एक शॉर्ट टर्म टारगेट 8110 8120 के आसपास रखना चाहिए जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी का। यानी कि कम से कम यहाँ से एक बार की अगर 83 से 75 के पार निकले तो 150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहे हैं मानस। लेकिन सवाल यही है अविनाश कि अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक सेल ऑफ आना है 8200 8100 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल रैली का हिस्सा नहीं बन पाए, उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और क्या उसका फायदा उठाना अब शुरू करें? क्योंकि अप्रैल महीने में सबसे बड़ा ट्रिगर तो 7 तारीख को होगा क्रेडिट पॉलिसी का। क्या उसके पहले जो भी 2-3 दिन मिलेंगे ट्रेड के बिगिनिंग फ्रॉम टुडे, क्या एक मौका है तेजी करने का? नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश आई थिंक क्लियरली आई थिंक बिकॉज अप्रैल के महीने में क्लियरली आई थिंक पॉलिसी में शायद कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आएगी, लेकिन आई थिंक जिस प्रकार से मार्केट गिरा है मुझे लग रहा है मानस कह रहा है कि 8100 का लेवल है। आई थिंक 200 पॉइंट का डाउनसाइड जरूर हो सकता है, लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके काम करें तो मेरे ख्याल से अक्रॉस सेक्टर्स आई थिंक अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। स्पेशली आप प्राइवेट बैंक्स को देखिए या कैपिटल गुड सेक्टर को देखिए, क्लियरली आई मीन मेरे ख्याल से select opportunities हर्षदा will be there to pick and choose. Obviously Q4 रिजल्ट सीजन भी शुरुआत होगा तो थोड़ी बहुत स्टॉक वोलेटिलिटी भी होगी, बट आई वुड से दैट एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ द कॉर्पस मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको शायद डेफिनेटली थोड़ा सा निम्बल करके अपना एक्यूमुलेट बिल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर ये राय अविनाश, मार्च का महीना है, 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। वैसे तो आज से कैश मार्केट के स्टॉक के लिए तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, अप्रैल का पहला सेटलमेंट है आज। ये बताएं कि आज और कल क्या 2 दिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन उम्मीद करना चाहिए? क्योंकि जनरली होता ही है साल के अंत में एनएवी बढ़ानी है फंड्स को, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एफआईज हो, और उनके फेवरेट स्टॉक्स अच्छे करेक्ट कर चुके हैं, दोनों मौके हैं उनके पास एवरेज करने के भी और साथ साथ एनएवी बढ़ाने के भी। नहीं बिल्कुल अनिल, आई थिंक दिस विल डेफिनेटली गेट रिपीटेड। आई थिंक ये एनएवी का जो ट्रेंड है वो तो दिखने लगेगा, और क्लियरली जिस प्रकार से पिटाई हो गई है मेरे ख्याल से क्लियरली आई मीन वहां पे जहां पे अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री अच्छी है, जहां पे आई थिंक हमने देखा था कि Q3 में भी नंबर्स अच्छे आए थे, वहां पे डेफिनेटली आपको कैश स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिलेगी। आई थिंक ये एक ऐसा सेगमेंट है जो ऑब्वियसली बोथ एनएवी बाइंग एज वेल एज बोथ फ्रॉम वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, क्योंकि जो फॉल आया है वो काफी स्टीप है, और आई थिंक फ्रॉम दीज लेवल्स मेरे ख्याल से फॉल शायद इतना ड्रास्टिक ना हो, और क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ज्यादा आगे इन द कमिंग वीक्स देखने को मिले। चले तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा रहेगा आने वाले समय में, और वो कौन से शेयर है जहां पर आज आपको मौका मिलेगा खरीदारी या फिर बिकवाली करने का, इसी पर हम बात करेंगे। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 8444 के आसपास ट्रेड्स बनते हुए, यानी कि 20 पॉइंट ऊपर खुलने के मार्केट की ओर से संकेत मिले हैं। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। अब फोकस होगा कुछ स्टॉक्स पर जहां पर आज के सेशन में एक्शन देखने को मिल सकता है। मानस जायसवाल और अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ है। एक बार की स्टॉक पर जाने से पहले एक क्विक चेक बैंक निफ्टी पर भी लेना चाहता हूं, और चार्ट पर सिचुएशन बताएं आप, किस तरह का संकेत आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में आपको? क्या यहां पर कमजोरी अब भी निफ्टी से ज्यादा दिख रही है? और फर्ज करें जैसा आप कह भी रहे हैं कि माइनस 8375 के ऊपर टिक जाएं तो फिर 125 पॉइंट तक की तेजी और बन सकती है, तो ऐसे में फिर क्या खरीदना चाहिए? उस लेवल के पार निकलने पर बैंक निफ्टी खरीदें या निफ्टी खरीदें? और सिमिलर वही लेवल बताइए बैंक निफ्टी के लिए भी, जो आप ये कहेंगे कि निफ्टी में 8375 के ऊपर तेजी करनी चाहिए या पुल बैक के लिए प्ले करना चाहिए, वैसे ही बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल है जिसके ऊपर आपको खरीदारी करने की राय बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, हम अगर दोनों चार्ट को कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी के चार्ट ज्यादा वीक दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि शायद अगर हमें आज या कल रिकवरी देखने को मिले तो उसमें शायद बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा। उस केस में जिस तरह आपने बोला कि एक हम बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहें तो वो स्तर होगा 18,200 के आसपास। 18,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं।
छोटे स्टॉप लॉस 18,100 के स्टॉप लॉस के साथ, अपसाइड जो टारगेट रहेंगे वो 18,450 के आसपास रहेंगे। बट यहाँ पर भी ये मेंशन करना चाहूंगा कि हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसका वैल्यू 17,200 के आसपास है, वो हमें टारगेट सेट करके चलना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी भी 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, ये है फिलहाल राय बैंक निफ्टी पर। तो इसके चार्ट ज्यादा कमजोर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ बैंक्स जिनमें हमने देखा था पिछले सेशन में काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन बना है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स हो, इवन सो एन एचडीएफसी बैंक। क्या आपको लग रहा है इन लेवल्स पर जब एसबीआई आपको 263 के आसपास मिल रहा है तो कुछ खरीदारी और आएगी? नहीं, मुझे लग रहा है हर्षदा, आई थिंक एसबीआई उन पीएसयू बैंक्स में था जो Q3 में मेरे ख्याल से जो नतीजे थे वो स्लाइटली बेटर थे अगर हम दूसरे पीएसयू बैंक्स की कंपैरिजन में देखें, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आई वुड से दैट एट दीज लेवल्स थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन डेफिनेटली किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि Q4 का जो एडवांस टैक्स नंबर भी आया था वो काफी ठीक ठाक था। क्लियरली आई थिंक एसेट क्वालिटी पे सबकी नजर रहेगी। आई थिंक टू दैट एक्सटेंड आईसीआईसीआई बैंक एट द करंट लेवल्स काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आई थिंक बैंक ने थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म Q3 में किया था, लेकिन अगर हम पूरी तरह से उनके बिजनेस मॉडल और उनके नेम्स और लोन बुक को देखें तो मुझे लग रहा है कि 312-314 का रेट में रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव लुक्स अट्रैक्टिव। सेम थिंग फॉर एचडीएफसी बैंक। मैं समझता हूं कि एचडीएफसी बैंक में भी जिस प्रकार की टॉप लाइन और जिस प्रकार की इनकम और बॉटम लाइन ग्रोथ बैंक ने रिकॉर्ड की है, मुझे लग रहा है कि काफी सॉलिड बैंक है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के निवेश पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहता है तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑब्वियसली एसबीआई, अगर हम थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर का ज्यादा हो तो मेरे ख्याल से 263-260 का लेवल डेफिनेटली एक ऐसा लेवल है जहां पे बाउंस बैक जरूर आना चाहिए। ओके, बाउंस बैक के लिए यहाँ पर खरीदा जा सकता है एसबीआई का स्टॉक भी। ये एक इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिखती है। लेकिन पेनार इंडस्ट्रीज, इसके चार्ट्स पर नजर डाल के बताइए मानस, क्या संकेत है? क्योंकि 27 मार्च को इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी पेनार इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का आईपीओ लाने के लिए इन्होंने डीआरएचपी सेबी के पास फाइल किया है। क्या कहीं कोई चार्ट पर संकेत है खरीदारी के इस स्टॉक के लिए? देखिए, अगर खरीदारी को हम सोचे भी तो भी बहुत लिमिटेड अपसाइड दिखता है। पिछले दिनों 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, करीब करीब जो गिरावट है वो 67-68 के लेवल से देखी जा रही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स कंटिन्यूसली देखे जा रहे हैं, पर 3-4 ट्रेडिंग सेशंस देखिए तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है एक बाउंस बैक देखने को मिले। अपसाइड टारगेट अगर हम छोटी अवधि की बात करें तो 55 के से ज्यादा नहीं लगते हैं, तो अगर आप यहाँ पर बाई भी करते हैं तो भी 48 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। 55 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिखते हैं। ओके, है फिलहाल पेनार इंडस्ट्रीज, लेकिन मेजर वैल्यू अनलॉकिंग पूरी संभावना जब वो अपना इंजीनियरिंग आर्म लिस्ट करेंगे। डीआरएचपी जैसे अनिल भी मेंशन कर रहे थे, उन्होंने फाइल कर दिया है। गैस कंपनियों के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट होगी, नई गैस प्राइसिंग आने की संभावना है जो करीब $5.5 है या फिर $5.6 प्रति MMBTU, जो आ सकती है $5.02। एक डैम्पना ये रहेगा, नेगेटिव होगी ONGC, ऑयल इंडिया जैसे दिग्गजों के लिए, इवन सो रिलायंस। बिल्कुल, आई थिंक गैस प्राइस की कटौती को अगर हम देखें तो डेफिनेटली एक थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज है, क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से मोटा मोटी मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रही थी कि केजी गैस के लिए शायद आपको क्लियरली आपको अच्छा प्राइस मिले। आई थिंक माई सेंस इज क्लियरली रिलायंस में अंडर परफॉर्मेंस शायद जारी रहेगी, क्योंकि आई थिंक दिस प्राइस रिडक्शन डेफिनेटली विल कट इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी। आई थिंक यूजर कंपनीज के लिए शायद अच्छी खबर है, लेकिन रिलायंस के लिए डेफिनेटली लगातार काफी न्यूज फ्लो में ये एक नेगेटिव खबर रहेगी। ओके, ये फिलहाल इस लिहाज से देखा जाए। लेकिन एक और स्टॉक अविनाश जो काफी एक्शन पे, फोर्टिस हेल्थ केयर, जब से राकेश झुंझुनवाला ने यहाँ पर स्टेक खरीदी है, लगातार कुछ न कुछ पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखती है। अब आज खबर ये है, सिंगापुर में जो इनका हॉस्पिटल है वो कॉनकॉर्ड को ये बेचने 250 करोड़ रुपए की डील हो सकती है। ये देखना होगा कितने में इन्होंने खरीदी थी, कितना मुनाफा हो, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है फोर्टिस हेल्थ केयर के स्टॉक पर, क्या आप कोई मौका है निवेश का, खरीदारी का इन लेवल्स पर? 162 मेरे ख्याल से कितना 125-30 के आसपास उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी, 122 रुपए कुछ, अराउंड 122।
स्टॉक ऊपर है काफी। आई थिंक अनिल जी, आई थिंक अगर ये सिंगापुर वाली डील होती है तो डेफिनेटली अच्छा होगा, बिकॉज आई थिंक कंपनी का जो मेन प्रॉब्लम था वो उनकी डेट थी, और काफी टाइम तक कंपनी कोशिश कर रही थी कि अपनी डेट कम करे, नॉन कोर एसेट्स को निकाल दे। और ये बताऊं मैं आपको कि 100% कैश ट्रांजेक्शन है और 6 अप्रैल तक हो जाएगा। आई थिंक हो गया तो कंफर्म है, हो गया तो अनिल जी बहुत ही बढ़िया न्यूज है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन को मार्केट ज्यादा उसको पॉजिटिवली व्यू करेगी। लेकिन पहले जो डील हुई थी उसमें कैंसिलेशन हुई, अगर ये 6 अप्रैल तक होता है तो मेरे ख्याल से आपको शेयर में एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, और वो बढ़त कहां तक ले जाएगी स्टॉक को? चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं मानस? देखिए चार्ट तो बहुत बेहतरीन है। 135 का इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पिछले दिनों ब्रेक किया था और एक कंसोलिडेशन देखा जा रहा है 165, 167 हायर लेवल पे, 145 लोअर लेवल पे। पैटर्न को देख के, जो फ्राइडे के पैटर्न थे उसको देख के ऐसा लगता है कि एक अपसाइड ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा। स्टॉक के टारगेट 179 से 182 तक सेट करके चलें। करंट लेवल्स पे स्टॉक को बाय करें और 154 के नीचे अपना स्टॉप लॉस पुट करें। ओके, ये है फिलहाल राय फोर्टिस के लिए, तो एक अच्छा मौका फोर्टिस में आज दिखेगा। ऑफकोर्स वो कैश ट्रांजैक्शन होगा 250 करोड़ का, कंपनी अपने एक हॉस्पिटल को बेच रही है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ऐसे कई ऐसे दूसरे शेयर भी हैं जहां पर आज आपको ट्रेड का मौका जरूर मिलेगा, उस पर भी नजर रहेगी। बने रहिए। सभी की नजरें भारतीय बाजारों में इस पर है कि जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर क्या अपडेट है। सरकार के लिए गली की हड्डी जरूर बन गई है, लेकिन सरकार क्या दोबारा अध्यादेश जारी कर सकती है, इसकी पूरी संभावना साफ दिखाई दे रही है। सीसीपीए ने राज्यसभा को वर्तमान सत्र को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, क्या अपडेट है? राज्यसभा को प्रोरोग कर दिया गया है, सत्रावसान हो गया है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब साफ तौर से ये है कि बजट सत्र का पहला हिस्सा जो खत्म हुआ था 20 मार्च को, और फिर दूसरा हिस्सा 20 अप्रैल को शुरू होना था, तो इस बीच सदन जो है वो बजट सत्र खत्म नहीं हुआ था, बीच में एक छोटा सा ब्रेक हुआ था जिसको रिसेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने उस ब्रेक को खत्म करके उसका नाम दे दिया है, प्रोरोग कर दिया गया, यानी सत्रावसान कर दिया गया, यानी राज्यसभा का सत्र समाप्त कर दिया है बजट सत्र। ये एक तकनीकी कार्रवाई होती है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जमीन अधिग्रहण बिल का जो अध्यादेश 5 तारीख को खत्म हो रहा है, तो उसको दोबारा जारी करना सरकार चाहती है, लेकिन कानूनी तौर पर तब तक कोई अध्यादेश दोबारा जारी नहीं किया जा सकता या नए अध्यादेश नहीं जारी किया जा सकता जब तक कि कोई सत्र चल रहा हो। तो सत्र चल नहीं रहा है, ये दिखाने के लिए सरकार ने राज्यसभा को प्रोरोग किया है। अब इस हफ्ते जमीन अधिग्रहण बिल अध्यादेश दोबारा जारी करने की संभावना बढ़ गई है और सरकार इसको जारी कर देगी 5 तारीख से पहले हो सकता है 3 या 4 को दोबारा अध्यादेश जारी करने का फैसला ले ले। और साथ ही साथ जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होगी 20 अप्रैल के बाद, जब राज्यसभा का सत्र शुरू होगा, उस वक्त सरकार इसको बिल के तौर पर वहां पे पेश करे। यानी कि लक्ष्मण, ये कहना सही होगा कि ये बिल ठंडे बस्ते में नहीं गया है, काम जारी है और होपफुली हम देखेंगे जब फिर से सत्र की शुरुआत होगी अप्रैल 20 के बाद इसे दोबारा पेश किया जा सकता है कुछ और चेंजेस के बाद। जी बिल्कुल, ये ठंडे बस्ते में बिल्कुल नहीं गया है, क्योंकि सरकार एक कंटिन्यूटी चाहती थी कि बीच में ऐसा न हो कि अध्यादेश नहीं है, अध्यादेश के बीच में कोई गैप ना आए, इस वजह से ऐसा सरकार करना चाहती है। लेकिन 20 अप्रैल के बाद जब बजट सत्र के दूसरे हिस्सा राज्यसभा में कहें तो नया सत्र शुरू होगा, तो जाहिर तौर पर इस बिल को रखा जाएगा। और इस बिल में सरकार ने पहले ही लोकसभा में जो 9 संशोधन किए थे उसको नए अध्यादेश में शामिल करने का मन बना चुकी है। लेकिन अभी भी जो वित्त मंत्री का बयान आया है एक दिन पहले, उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि प्रेस्टीज इशू नहीं है, ये प्रतिष्ठा का विषय नहीं है और सरकार अभी विपक्षियों से बात करने को तैयार है, यानी बीच का रास्ता निकालेगी। हो सकता है कुछ और संशोधन करे विपक्षी को रुख को नरम करने के लिए, लेकिन ये बिल सरकार कोशिश करेगी बजट सत्र में इसको हर हाल में पास करवा दे। शुक्रिया लक्ष्मण, इस अपडेट के लिए। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट रहेगी ये बाजारों के लिए, खासतौर से सभी लोग यह देख रहे थे कि क्या सरकार अब ढीली पड़ती हुई दिखाई दे रही, क्या उनका स्टांस थोड़ा सा हल्का होगा। लेकिन जैसे लक्ष्मण ये जानकारी लेकर आए हैं कि अध्यादेश पर काम
चल रहा है लैंड एक्विजिशन बिल के लिए और 20 अप्रैल को ये दोबारा जब सदन शुरू होगा इसे पेश किया जाएगा। अब तक 9 संशोधन 9 चेंजेस आ चुके हैं लैंड एक्विजिशन बिल में। जाहिर तौर पर विपक्ष काफी ज्यादा इसकी आलोचना कर रही थी, तो यहां पर कुछ और चेंजेस आने की पूरी संभावना है। लेकिन जो की पॉइंट है वो यही है कि ये बिल ठंडे बस्ते में नहीं गया है, इस पर काम चल रहा है। हमारे साथ अब जुड़ गए हमारे नए जानकार, उनसे एक फटाफट कॉल लेंगे कि वायदे बाजार की नई सीरीज में क्या रणनीति होनी चाहिए। आशीष चतुर्मोता। आशीष, अप्रैल का महीना इंटरेस्टिंग रहेगा। शुरुआत तो थोड़ी धीमी जरूर रही है, लेकिन यहां से आगे क्या माहौल है? निफ्टी फ्यूचर्स लॉन्ग करने के लिए आप तैयार हैं या और टाइम लेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, जहां तक के बाजार अप्रैल सीरीज के अंदर में एंटर कर चुका है और हमने देखा है कि जो मार्च सीरीज थी उसके अंदर में काफी एक स्ट्रांग करेक्शन हमें देखने को मिला। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा पुल बैक यहां से एक बार बाजार में देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं 8360 8370 इनके आसपास एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुट राइटिंग में भी हमने देखा 8200 8300 के आसपास एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। डेफिनेटली बाजार जो है वो एक रेंज में नजर आता है, पर 8360 70 का एक सपोर्ट रख के निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर में मुझे लगता है 8520 तक की अपसाइड नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के अंदर में निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ओके, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर 8450 की अपसाइड की पूरी गुंजाइश इस हफ्ते दिखाई दे रही है। हम लेंगे एक ब्रेक। कौन से स्टॉक्स हैं जो इस तेजी में बाजार का साथ देंगे, इस पुल बैक में बाजार का साथ देंगे, उस पर भी एक चेक लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और साथ ही आशीष चतुर्मोता। बैंक निफ्टी में आपने रिकवरी की बात की आशीष, लेकिन क्या उतनी ही स्ट्रांग रिकवरी बैंक निफ्टी में भी क्या दिख रही है? और यदि हाँ, तो फिर बैंक निफ्टी में रिकवरी कहां तक आ सकती है और किस लेवल के ऊपर आप बैंक निफ्टी खरीदेंगे? देखिए अनिल जी, बैंक निफ्टी के अंदर में भी एक अच्छी रिकवरी आने के चांसेस है, क्योंकि बहुत एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन से मार्केट्स के अंदर में थोड़ा सा एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। और खासतौर पे पुट राइटिंग ये इंडिकेट कर रही है कि एट करेंट लेवल्स थोड़ा सा बाजार सपोर्ट दिखा सकता है। डेफिनेटली रेंज बाउंड हो सकता है, ऊपर में जाकर के भी हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक प्रेशर देखने को मिले, बट एट दीज लेवल्स डेफिनेटली एक स्ट्रांग रिकवरी के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक कि बैंक निफ्टी का सवाल है, 18400 18500 तक के स्तर बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। और खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे कि आईसीआईसीआई, एक्सिस, यस बैंक, इनके अंदर में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा आशीष, ये बताइए कि एक मैं आपसे अंदाजा लेने की कोशिश करूं, मार्च की सीरीज जहां खत्म हुई है 8340 लगभग वही लेवल पर, राइट? अप्रैल की सीरीज क्या उसके ऊपर खत्म होगी, ये कह सकते हैं आप? जी अनिल जी, एक्सपेक्टेशन वही लग रही है, क्योंकि देखिए जनरली मार्च के अंदर में जब इतना बड़ा सेल ऑफ आया है और उसके बाद में कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारे बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक्स के अंदर में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी करेक्शन बहुत से स्टॉक्स के अंदर में देखने को मिला। और रोलोवर्स के टर्म्स में ऐसा कोई बहुत एग्रेसिव बिल्डअप अप्रैल सीरीज में अब तक के शॉर्ट साइड पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली लिक्विडेशन बहुत जबरदस्त हुआ था मार्च सीरीज के अंदर में, जिसके चलते गिरावट भी बहुत फास्ट देखने को मिली। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अप्रैल सीरीज इससे बेटर नोट्स पे क्लोज होनी चाहिए। पॉजिटिव रुझान अप्रैल सीरीज के लिए बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर कुछ काउंटर्स आईटी के जो हरकत में रहेंगे, खासतौर से इन्फोसिस, जहां पर कंपनी ने कहा है कि कुछ आउट परफॉर्मर्स को ऑफकोर्स एक तगड़ी सैलरी हाइक मिलती हुई दिखाई देगी। ये पॉकेट लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई दे। अब वो क्लियरली रिजल्ट सीजन किक ऑफ होगा, इन्फोसिस अपने नंबर्स बाद में पेश करेगा, लेकिन क्या नंबर्स से पहले कुछ पोजीशन आप लेना चाहेंगे इन्फोसिस जैसी कंपनी में, जहां पर एक वार्निंग आ चुकी है, स्टॉक्स पिट चुके हैं, वो फैक्टर इन हो चुका है कि इस क्वार्टर में आउटस्टैंडिंग नतीजे तो आएंगे नहीं? आई थिंक लार्ज कैप में हर्षदा इट इज बेटर टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। आई थिंक टीसीएस ने भी थोड़ा बहुत कॉशियस गाइडेंस का इंडिकेशन दिया है। तो आई वुड से दैट क्लियरली जो टायर 2 स्टॉक्स है जैसे हेक्सावेयर है, केपीआईटी, कमिंस है, मैं समझता हूं कि यहां पे शायद आपको एक थोड़ा बहुत और स्ट्रॉन्गर अर्निंग्स ट्रैक्शन देखने को मिले। हालांकि लार्ज कैप में ऐसा नहीं कि कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आएगा, लेकिन क्रॉस करेंसी के मूवमेंट के कारण अभी भी जैसे प्रीवियस क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर था, मैं समझता हूं शायद मार्च का क्वार्टर और जून का क्वार्टर में ये लगातार हम देख सकेंगे। और क्लियरली तब तक जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स है जैसे विप्रो ने भी एक कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। आई वुड से दैट इट इज बेटर टू वेट फॉर द रिजल्ट्स, और कमेंट्री आगे की FY16 की क्या रहेगी वो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। ओके, तो ये आया कि यहाँ पर स्टॉक पर, इस सेक्टर पर, आईटी पर। लेकिन एक और स्पेस जहां पर एक्शन काफी दिख रहा है राइट्स इशू के लिहाज से, आप देखिए अविनाश, GMR इंफ्रा का राइट्स इशू खुला हुआ है, वो 15 रुपए पर, हालांकि वहां पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव शायद नजर न आए।
और प्रोमोटर्स कमिट कर रहे हैं कि वो भरेंगे अगर कोई दूसरा न भरे तो। टाटा मोटर्स का राइट्स इशू काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर आ रहा है बिल्कुल रुपए में। क्या इन राइट्स इशू में कहीं पैसा लगाने के मौके दिख रहे हैं आपको? आई थिंक टाटा मोटर्स में डेफिनेटली अनिल जी पैसा बनाने का मौका लग रहा है, क्योंकि आई थिंक ये इशू कंपनी की ओवरऑल डेट को कम करेगा, लिवरेज कम हो जाएगी, और जिस प्रकार की अर्निंग आई मीन डोमेस्टिक में सीवी में रिकवरी हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद सेकंड हाफ ऑफ FY16 में आपको एक अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देखने को मिले। टाटा मोटर्स ने ये भी कहा है कि वो अपनी प्राइमर ट्रक्स अच्छी तरह से लॉन्च करना चाहते हैं, यहाँ पे भी मार्केट शेयर गेन्स की वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो आई वुड से दैट क्लियरली अराउंड ये राइट्स इशू उन निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका रहेगा जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई थिंक व्यू रखना चाहते हैं, और आई थिंक टाटा मोटर्स डेफिनेटली मैक्रो रिकवरी का एक क्लियर रिप्रेजेंटेटिव प्ले है। तो आई वुड से दैट टाटा मोटर्स विल बी अ बेटर चॉइस कंपेयर टू GMR। ओके, तो टाटा मोटर्स में बेहतर माहौल डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई देगा। कुछ काउंटर्स जहां पर हमने देखा है लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी हैं, और इस स्पेस में पहले काफी ज्यादा एक्टिविटी देखी जा रही थी, वो टेलीकॉम काउंटर्स हैं। आशीष, अब क्या सलाह होगी? भारतीय जैसे काउंटर्स जो काफी भाग चुके हैं, आइडिया में हमने देखा है कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, तो क्या अब अप्रैल सीरीज में नई मंदी की पोजीशन ले लेनी चाहिए इन काउंटर्स में? देखिए अर्षिता, वो कहना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि काफी पोजीशंस लॉन्ग साइड पे बनी थी और हमने रोलर्स भी काफी पॉजिटिव देखा था। डेफिनेटली लास्ट 1-2 दिनों के अंदर में एक प्रॉफिट बुकिंग का मूड हमने देखा भारतीय एयरटेल में, आइडिया के अंदर में, और वो शायद एक ट्रेंड नेक्स्ट कुछ दिनों तक बना रह सकता है, क्योंकि भारतीय के अंदर हमने देखा वैसे भी 400-410 इन लेवल्स के आसपास एक जबरदस्त कॉल राइटिंग हमेशा देखने को मिली, और ऑलरेडी स्टॉक एक सरप्राइज मूव 350 से 410 के आसपास तक दिया है। तो एक कूल ऑफ इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा जो इसको कम से कम 365-366 के आसपास लेके जा सकता है। उन लेवल्स के आसपास मुझे लगता है ये स्टॉक जाके कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाएगा। वहीं आइडिया के अंदर भी मुझे लगता है 168-169 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं, और वहां पर पे स्टॉक स्टेबलाइज हो सकते हैं। जहां तक कि अपसाइड का सवाल है, थोड़ा सा समय लगेगा। कंसोलिडेशन के बाद में मुझे लगता है सेकंड या थर्ड वीक के अंदर में वापस से एक अपसाइड मोमेंटम इन दोनों ही स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर आइडिया सेल्यूलर पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद नजर होगी प्री ओपनिंग सेशन पर। SGX निफ्टी धीरे धीरे मजबूती बढ़ाता हुआ 8,450 पर SGX निफ्टी 30 अंकों की मजबूती के साथ लेकर आएंगे पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।